इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमें क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखना, और क्यों सीखना है इसका रीजन मैं बताता हूं। ये जो ओपनिंग स्टॉक होता था ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता था। तो मान लो क्वांटिटी वाइज, मैं वैल्यू वाइज नहीं बात कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी वाइज बात कर रहा हूं। क्वांटिटी वाइज 1000 यूनिट आपके पास एज एन ओपनिंग स्टॉक पड़े थे। पूरे साल में आपने 20,000 यूनिट्स परचेज किए। तो स्टार्टिंग में आपके पास 1000 यूनिट्स थे, पूरे साल में आपने 20,000 यूनिट्स परचेज किए। अब संदीप मुझे एक बात बताओ कि संजीव मुझे बात बताओ कि टोटल कितने यूनिट्स मेरे हाथ में है अभी? सर एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। हाँ जस्ट करंट ओपनिंग साल के शुरुआत में 1000 गुड्स पड़े थे हमारे पास। हाँ। पूरे साल में हमने 20,000 गुड्स खरीदे। तो अभी मेरे हाथ में टोटल कितने गुड्स होंगे? 21,000। मतलब 21,000 यूनिट आर अवेलेबल फॉर सेलिंग पर्पस, बरोबर कि नहीं? मतलब हमारी दुकान में 21,000 यूनिट माल पड़ा है जिसको हम बेच सकते हैं। अब हम उतना ही बेचेंगे जितना सामने से बायर खरीदेगा। यस और नो गाइस? तो मान लो पूरे साल में आपने 3 लाख रुपए का सेल किया। ओके, 3 लाख रुपए का सेल किया। अब सर बात ऐसी है कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, और जो परचेसेस होता है वो होता है परचेस प्राइस पे, ठीक है? पर जो सेल्स होता है ना वो होता है सेलिंग प्राइस में। और परचेस प्राइस में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? परचेस प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यस और नो? हाँ। यस करण, बराबर है? यस सर। सिंपल सी बात है सर। खरीदने वाली कीमत, परचेस प्राइस, प्रॉफिट, तो वही बना ना मेरा सेलिंग प्राइस। तो ये जो सेल्स होता है ना, सेल्स के अंदर क्या क्या होता है? सेल्स के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो परचेस प्राइस और दूसरा प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस वो ऑलरेडी कंपनी कैलकुलेट करके बताती है और हमें टोटल सेल का फिगर बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जब हम क्लोजिंग स्टॉक गिनते हैं, लाइक मान लो जो ये एग्जाम्पल चल रहा है, 1000 यूनिट थे, 20,000 यूनिट खरीदे। फिर आपने गोडाउन में जाके देखा और जसकरण मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। गोडाउन में जाके देखा, तूने गिना और गिनने के बाद मालूम पड़ा कि गोडाउन में तेरे पास 5,000 यूनिट बचे हैं। ओके? तो बताओ, ये आपके पास अवेलेबल थे, ये आपके पास बचे हैं, तो इसका जो डिफरेंस होगा वही होगा ना सेल्स। हाँ। तो ये क्या हो गया? ये क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? तो 5,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय परचेस प्राइस अगर आप करोगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चलती है, बराबर कि नहीं? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? हमारी ओपनिंग और हमारे परचेस में से जो माल बचा वही होता है ना क्लोजिंग स्टॉक। हाँ। और जो नहीं बचा वो क्या होता है? सेल्स। क्लियर है ये बात? तो बताओ मुझे कितना यूनिट मैंने बेचा होगा? 16,000 थे, 16,000 यूनिट्स हमने बेचे, बराबर? 16,000 यूनिट्स हमने बेचे। तो यहाँ पर एक रेलेवेंस क्या आता है पता है? सबसे पहला रेलेवेंस ये आता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू गुड्स सोल्ड, बराबर कि नहीं? हेलो? यस। इसको अगर थोड़ा डिफाइन करें, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज दैट क्लियर?
यस सर। अभी आपको जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। एक और फॉर्मूला है जो ध्यान में रखने लायक है, और वो ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में COGS बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट is equal to sales. Is that clear? Cost of goods sold is nothing Yes. but purchase price. GP is nothing but profit. Hence, purchase price plus profit is equal to sales. और एक तीसरी बात, opening stock plus purchases is equal to cost of goods available for sale. Is that clear? यस Are we clear on these three equations? Yes. यस ये तीन equations, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज का जो आपका इंटरनल्स होगा उसमें आपको ये आ सकता है। और दूसरी बात आपको क्या आ सकता है, ये ढूंढना कि भाई इन्वेंट्री में क्या क्या आता है। तो इन्वेंट्री में सर वो सामान आता है जो हमने खरीदा बेचने के लिए, दैट इज नंबर 1। दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज नंबर 2। तीसरा कंजम्पशन के लिए, दैट इज नंबर 3। तो ये रहा मेरा इन्वेंट्री का मीनिंग और इन्वेंट्री का डेरिवेशन। अभी एक सिंपल सी बात मुझे कोई बताएगा तो जरा थोड़ा मजा आएगा। अभी मान लो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन आपने किया है वो आपने ओवर वैल्यू किया। ओवर वैल्यू मतलब आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थोड़ी बढ़ा के बताई। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ गई ना। हाँ। और ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब इनकम का साइड होता है। तो अगर आपने इनकम बढ़ा के दिखा दी तो आपका जीपी बढ़ के दिखेगा। क्लियर है ये बात? और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना। हाँ। तो वो भी बढ़ा हुआ दिखेगा कि नहीं? वो भी बढ़ा रहेगा। तो उसके अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कम दिखेगा ना आपको। हाँ। तो ये भी याद रखिए कि अगर करंट ईयर में जीपी ओवर वैल्यू हो गया तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नंबर 1, करंट ईयर का जीपी, अच्छा सॉरी इधर मैंने गलती से जीपी लिखा। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया तो करंट ईयर का जीपी बढ़ेगा और नेक्स्ट ईयर का जीपी घटेगा और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बड़ा दिखेगा। इज दैट क्लियर? उसी तरह से अगर मान लो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, क्या हो गया? अंडर वैल्यू, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उसका उल्टा, करंट ईयर का जीपी कम दिखेगा, नेक्स्ट ईयर का जीपी ज्यादा दिखेगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी कम दिखेगा। इज दैट क्लियर? So these things are important to relate। मतलब जहां तक एमसीक्यूज टाइप की बात है तो वहां पर हमें ये चीजें थोड़ी काम आती है, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। अभी जो स्टॉक लेजर होता है तो स्टॉक लेजर में होता क्या क्या है? तो सबसे पहली तो भाई डेट होती है, फिर होते हैं पर्टिकुलर्स, फिर होती है रिसिप्ट, मतलब क्या है? इनफ्लो, गुड्स आए गोडाउन के अंदर। फिर होती है इश्यूज, मतलब आउटफ्लो,
सेल करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए गुड बाहर गया, और लास्ट में होता है बैलेंस स्टॉक। तो वी हैव अवर डेट, particulars, inflow, issues and balance stock। इसमें भी important क्या है, quantity, rate and rupees। quantity, rate, rupees, and this is how it goes। So this is the format of stock ledger। यहाँ पर जब भी कोई गुड्स आते हैं हम रिसिप्ट में लिखते हैं, किसी भी कारणवश हम गुड्स को बाहर भेजते हैं फॉर सेल और मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन पर्पस, तो हम आउटफ्लो में लिखते हैं, और लास्ट में आता है उसका बैलेंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। ओके, अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखेंगे इसके बारे में हम। ओके, तो मिस्टर सिंह, कैन यू प्लीज रीड इट फॉर मी? सर मैं हाँ। Ashok Limited has purchased and issued the material in the following order. The order is given, sir. Month, date, particular unit, cost per unit. Ascertain the quantity of closing stock as on 31st January and state what will be the value under sir वो last का क्या है? Under the first in first out method। First in first out। परफेक्ट। तो हमें ये मेथड फॉलो करनी है। बेसिकली आपके पास दो मेथड है, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको बोलते हैं फीफो शॉर्ट फॉर्म में। हाँ सर, ये कराया फीफो और कोई लीफो कुछ तो ऐसे ही कराया। वेटेड एवरेज। हाँ, ये इधर ही है शायद हम लोग। तो फीफो और वेटेड एवरेज ये दो मेथड्स होती है। तो पहले हम देखेंगे कि हाउ टू गो विथ फीफो मेथड, ठीक है। नाउ 1st जनवरी परचेसेस यूनिट्स 300 और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 3। तो व्हाट विल डू, विल कम ओवर हियर, this is 1st Jan and the year is not mentioned, कोई बात नहीं, 1st Jan परचेसेस हुआ है। So 2 परचेसेस। अभी खरीदा है तो बताओ इनफ्लो होगा माल का क्या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा ना? इनफ्लो। तो हमें रिसिप्ट में लिखना है, बरोबर? हाँ। क्वांटिटी में क्वांटिटी, रेट में रेट, और यहाँ पर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन। या सो क्वांटिटी 300, रेट इज 3, क्वांटिटी 300, रेट इज 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 मिलेगा आपको। 9, या अभी है ना, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हो जाता है हमें इसका बैलेंस यहाँ पे लिखना होता है। फिलहाल के लिए देखेंगे तो यही बैलेंस है। वी हैव 300 क्वांटिटी एट ₹3 एंड द वैल्यू इज 900। और यहाँ पर आपका जो पहला ट्रांजैक्शन है वो नोट करके कंप्लीट हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। परफेक्ट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा है January 4 again purchases 600 units at the rate ₹4। So 4th Jan again purchases, so 2 purchases। इस बार क्वांटिटी 600 है ना हमारे पास, बराबर की एट द रेट ₹6 है ना, यहाँ पर से 4 है, एट द रेट ₹4, तो 6 4s are 24, 2400। ये क्लियर है सबको? यस। अभी है ना बैलेंस निकालना है, बराबर। अभी बैलेंस निकालते टाइम
ये बात याद रखिए कि पहले ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है, पहले ऊपर Yes. वाला कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, नीचे। इट केम डाउन, ये बैलेंस है। अब एक मिनट, सो 300 यूनिट्स पहले के 3 है तो 900। अब ये वाला हम लिखेंगे इसके नीचे सेकंड में, क्योंकि पहला ये आया तो इसको पहले लिख दिया, ये सेकंड नंबर पे आया तो इसको सेकंड में लिखेंगे। तो इट इज 600 4 is the rate and 2400 is the value। अभी है ना, हमें क्या करना है, now we have to take the total, okay। तो 600 plus 300 is 900 for us, and 2400 plus 900 comes out to 3300। Are we clear on this? And this is the final balance of it। हेलो हाँ संजीव। सर, बट वो वापस बस 300। अरे ये पुराना माल है ना तेरे पास, हाँ तो 4 तारीख को हम लोग निकाल रहे हैं ना ये वर्किंग। अच्छा, हाँ हाँ तो 4 तारीख को पहले तेरा पुराना माल आगे आ गया, हाँ फिर तेरा नया माल इसके नीचे आ गया, हाँ। समझ गए? ओके ओके। ओके ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। दोनों को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। अभी देखो 6 तारीख को कुछ नया हो रहा है। इश्यूज। इशू मतलब सेल हो रहा है ना आपके पास। सेल कितना इशू किया? 500। इधर कोई वैल्यू है क्या? नहीं। अगर इधर मान लो वैल्यू होती भी ना तो भी इग्नोर करते। अच्छा। इग्नोर सेल वैल्यू बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक को सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो माल खरीदा और बच गया उसका वैल्यूएशन है, बराबर कि नहीं? तो खरीदे हुए माल को खरीदे हुए माल को क्या हम सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे? नहीं सर, सेल करने के बाद ही लिख सकते हैं ना सेलिंग प्राइस पे हम लोग। तो इसलिए अगर वहां पर सेलिंग प्राइस दी भी होती तो भी मैं उसको इग्नोर करता। ऑलवेज इग्नोर द सेल वैल्यू। ओके। तो देखो सर, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जो हमें दिमाग में रखनी है। टोटल आइटम बिके 500 और ये सब हो रहा है 6th जैन को। लेट्स 6th जैन टू सेल्स। अब है ना सर, यहाँ पर अभी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब एक बात बताओ, टोटल तो आपके पास 900 यूनिट्स है, बराबर? इशू कितने कर रहे हैं आप लोग? 500। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? P4। तो पहले आप पुराना माल इशू करोगे, हाँ। अच्छा। फिर आप नए में से निकालोगे। अच्छा। टोटल कितना निकालना था? 500। पुराने में से कितना निकला पहले? 300। तो नए में से कितना निकालेंगे? 200। पुराने वाले का जो रेट है इधर 3, तो इधर भी 3 ही लिखोगे ना? हाँ। इधर 900 दिखेगा। इसका रेट कितना है? 4। तो इधर कितना दिखेगा? अच्छा। और फिर जब बैलेंस निकालने की बारी आएगी तो ये तो खत्म हो गया ना पूरा का पूरा 300। हाँ। और ये 600 में से अभी भी बचा है कि नहीं? हाँ 600। कितना हाँ बचा है? 400। जिसका रेट क्या है? 4। तो कितने में दिखेगा? अच्छा 16। ठीक है। ये समझ गए सब लोग? यस सर। एक कोई को डाउट है। अभी जैसे हम लोगों ने ये 300 लिया और 200 लिया, तो वो करने के 500 करने के लिए लिया ना? हाँ। तो अगर ऐसा होता
टू परचेज जो पहली एंट्री है वो अगर 600 होती और ये जो थर्ड एंट्री है 500 होती तो ऊपर से तो इसमें से बैलेंस 500 बचता ना। लेते। हाँ बराबर बराबर। अच्छा। अगर मान लो ऐसा होता कि 600 मतलब इसकी 3 की रेट, इसकी 4 की रेट, और अपने को 200 क्वांटिटी चाहिए, तो 200 इसमें से निकलती, बाकी की इसमें बैलेंस 400 और इसकी बैलेंस 600, ऐसे की ऐसे दिखती। अच्छा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है फीफो का जो हमें याद रखना है। दोनों को क्लियर है संजीव? हाँ यस। परफेक्ट। तो अभी लिखेंगे हम लोग। तो टोटल चाहिए हमें 500, पूरा 300 निकालेंगे इसमें से पहले। तो इसकी रेट है 3 रुपया और 900 रुपए की। अभी भी चाहिए सर 200, तो 200 निकलेंगे नए में से। इसकी रेट है 4 रुपया जो है 800 रुपए की। ओके, और जब बैलेंस निकालने की बारी आती है तो ये वाला तो खत्म हो गया, और ये जो 600 था, 600 में से 200 निकल गया, 400 बच गया, जिसका रेट है 4 रुपया। 16। बैलेंस है 1600 का। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? यस सर। यस सर। शाबाश, परफेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर। 10 तारीख की बात है, परचेज कर रहे हैं, मतलब इनफ्लो कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ हाँ 700 की इनफ्लो है और 4 रुपए का रेट है। तो 10 तारीख की बात है, 10 जैन। टू परचेसेस, 700 का इनफ्लो, 4 रुपए की रेट, 2800। ठीक है, अभी जब बैलेंस लिखने की बारी आएगी तो पहले ऊपर वाला नीचे आएगा ना। तो पुराना वाला 400 है मेरे पास, इसकी रेट 4 रुपया ही है, और जो 1600 रुपए की कॉस्टिंग है। और जो नया आया है 704, इसकी रेट 4 रुपए की ही है, 2800 की कॉस्टिंग है। ओके, अब टोटल स्टॉक मेरे पास कितना बचा? 1100 इधर बचा, और इसकी टोटल कितनी हो गई? 4400 हो गई। क्लियर है ये बात? हाँ यस। परफेक्ट। आगे बढ़ते हुए 15 तारीख इशू किया। कितना इशू किया? 800। इशू जब करेंगे सेलिंग प्राइस को इग्नोर करेंगे ना हम लोग। हाँ इधर तो दिया ही नहीं है, पर अगर देते तो भी इग्नोर करते। अभी देखो भाई, कितने मांगे? 800 मांगे ना। हाँ, अगर 800 मांगे तो ये पूरा 400 निकलेगा, 400, और इसमें से कितना उसमें से भी निकलेगा? 400 बचेगा, बैलेंस में 300। कितना आएगा? हाँ, उसमें 4। सब जगह पे 4 रुपए की है। ओके, 1200। हाँ हाँ। परफेक्ट। सो अच्छा सर, इसमें जैसे ये अपना पर्टिकुलर है, इसमें सिर्फ परचेस और सेल्स ही रहते हैं अभी तक के लिए, आगे मतलब और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता ना? इसमें खाली 1-2 सम है जिसमें रिटर्न है, बस। वो रिटर्न मतलब इनफ्लो में अच्छा। आएगा ना। अगर रिटर्न आ गया तो इनफ्लो, बाहर चला गया तो आउटफ्लो, बस यही तो कंसेप्ट। अच्छा। ओके, मूविंग फर्दर। तो इसकी डेट 15 की थी इशू की, तो 15th जैन टू सेल्स। यहाँ से 400 निकले पुराने वाले में से, 4 रुपए के हिसाब से 1600। बाकी 400 निकले नए वाले में से, वो भी 1600, 4 रुपए के हिसाब से 1600। हाँ, जब बैलेंस बचा तो नए वाले का 300। बैलेंस बचा 300। हाँ, ये 4, अच्छा 12 के हिसाब से 1200। ओके, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख की बात है भाई, परचेज किया है 300 @5। तो 20 तारीख
20 जैन टू परचेसेस 500 परचेस किया ना, एक हाँ मिनट, नहीं सॉरी, हाँ 300 परचेस किया, नॉट 500, रेट 5 रुपीज है, which is 1500। 500 अब जब बैलेंस लिखने की बारी है तो पहले ये वाला 300 आगे लिखेंगे ना हम लोग, हाँ इसकी रेट है 4 रुपए की 1200, और फिर नया वाला 300 नीचे लिखेंगे जिसकी रेट है 5 रुपए की 1500। परफेक्ट। तो यहाँ पर हो गया 600, यहाँ पर हो गया 2700, और मेरा परचेस हो गया कंप्लीट। क्लियर है दोनों को? हाँ शाबाश। Yes. एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट। 23 तारीख की बात है, क्या कर रहे हैं लोग? इशू। Issue कितना इशू कर रहे हैं? 100। 100 कीमत देखनी ही नहीं है, ठीक है? नहीं तो 23 तारीख 23 जैन, एक मिनट, ये गलती से मैंने 2 लिख दिया, सेल में बाय लिखते हैं भाई, जाता है माल बाहर। ओके, बाय सेल्स। अब खाली 100 चाहिए, मतलब इसमें से निकालेंगे ना खाली आप लोग, ये हाँ। सर, बस और रेट 4 रुपए की है इधर, 4 अच्छा 400 बचा 400। जहाँ तक बैलेंस निकालने की बारी है, 300 में से 100 निकल गया, 200 बाकी है, रेट 4 रुपए की 300 800 800, और फिर वापस 300 1500 5 रुपीज की 1500। ओके, ये हो गया 500, और ये हो गया 2300। क्लियर है? yes और फिर यहाँ पर आपका कंक्लूजन आएगा, क्लोजिंग स्टॉक valued at 2300 INR for 500 units, and अच्छा। the sum gets डायरेक्ट वो जो लास्ट का 2300 मिला वही लिखना है, ऐसा कुछ टोटल नहीं करना है ना इसका? तो यही तो टोटल ना बेटा, हाँ 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 जो आया और जो गया उसी का ये बैलेंस था ना। हाँ वही हाँ क्लियर है कैसे सॉल्व करना है इसको? यस बस इतना ही है या फिर इतना ही है बाबा, होता उतना ही है। तो जब हम सीखते हैं ना तब लगता है अरे क्या बात है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। अभी हम देखते सर हैं आप हम लोग को होमवर्क भी दिया करो, एक एक दो सम डेली। हाँ हाँ ठीक है, डिस्कस करें ना होमवर्क अभी हम लोग। हाँ सो अभी देखो यहाँ पर है ना, इशू रिसिप्ट माना इन मतलब परचेसेस है ना, हाँ और इशू मतलब सेल्स। ये एक साथ क्लब करके दिए, पर अपने को इनको कैलेंडर ऑर्डर वाइज लिखना है, कैलेंडर ऑर्डर वाइज। ओके, तो देखो भाई सिंपल है, 1 अक्टूबर ये तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, फिर 5 अक्टूबर सेकंड ट्रांजैक्शन होगा। सर 3 अक्टूबर है ना? हाँ ऐसे छूट सकता है, तो 3 अक्टूबर यहाँ पर है तो सेकंड, थर्ड के बाद 5th है तो थर्ड, फिर 13th है ना, अच्छा इसको ऑर्डर वाइज लिखना है, डेट की कैलेंडर ऑर्डर वाइज। हाँ फिर ये 5th, ये 6th और ये 7th। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना, सबसे पहले क्या लिखा है? ओपनिंग। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्विंग में फर्क क्या होगा, इधर हमने परचेस से शुरुआत की बराबर। हाँ वहाँ पर ओपनिंग से करना। हाँ एक मिनट रुको बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक
और डायरेक्टली ना आपका आंसर यहाँ पर आएगा अच्छा, बैलेंस में। रिसिप्ट आउटफ्लो, रिसिप्ट तो इसमें इश्यू ऐसा में नहीं कुछ हो ही नहीं आएगा। रहा ना रिसिप्ट और अब ये कैसी है क्लोजिंग हाँ स्टॉक है हाँ ना हाँ इधर, हाँ 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 हाँ, उसी तरह से। ठीक है, अच्छा तो ओपनिंग स्टॉक का आंसर डायरेक्टली बैलेंस में जाता है। तो सर अच्छा। वो भी ऐड होएगा परचेस में जब आप हाँ नया मतलब लिखेंगे? देख ये तेरा पहला ट्रांजैक्शन हो गया पूरा, हाँ तो तू सेकंड ट्रांजैक्शन करेगा तो पहले ऊपर का वैल्यू नीचे लेगा और फिर परचेस को उसके नीचे लगेगा ना इसकी तरह। हाँ तो दैट रिमेन्स द सेम, जो पाइलेशन हम करते हैं ना वो सेम ही रहेगा। ओके ओके परफेक्ट। सो ओपनिंग स्टॉक, फिर सेकंड है परचेसेस, इनफ्लो में आएगा। अब देखो ओपनिंग स्टॉक 200 है 3.5 रुपए की यूनिट पे, ठीक है। हाँ उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में 300 परचेस हो गया, तो अब 200 पहले लिखेंगे फिर 300 लिखेंगे ना, इधर 3.5 रुपया और इधर 4 रुपया। हाँ उसके बाद क्या हो गया, इशू हो गया 400, तो हो गया क्या, इसका 200 निकलेगा, इसका, हाँ इसका 200 निकलेगा। तो जब कैरी करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, 100, हाँ तो सिर्फ 100 कैरी होगा ना 4 रुपए के रेट का। हाँ हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन। उसके बाद परचेस कर रहे हो आप 900 यूनिट्स, तो पहले ये 100 यूनिट्स आएंगे 4 वाले, फिर 900 हाँ यूनिट्स आएंगे 4 रुपए 30 पैसे वाले। हाँ, फिर पांचवें ट्रांजैक्शन में इशू कर रहे हैं कितना, 600, 6, तो पहले तो ये 100 निकलेंगे 4 रुपए के रेट पर, फिर उसमें 600, फिर 300 ये बची। 400 निकलेंगे ना, सॉरी नॉट अरे 400, हाँ 100, 500 निकलेंगे हाँ 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 4 रुपए की रेट पर, 4 रुपए 30 पैसे हाँ, की रेट पर। बैलेंस में ये खत्म हो गया, इसमें से 500 बाहर निकला तो 400 बचा ना, 4 रुपए 30 पैसे की रेट पर। और उसी तरह से आपका पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, सो दिस विल रिमेन होमवर्क। फॉर यू। देखो क्या बोला है, रिसीव्ड मतलब परचेस 1000 at 20, हाँ अगेन रिसीव्ड 350 at 21, तो ये परचेसेस ही हो गए आपके। फिर इशू और इशू 2 बार आ गया, हाँ उससे उसमें से फर्क भी नहीं कटेगा। पड़ता ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम्म, क्योंकि पहले 1000 थे 20 पे, हाँ फिर 1000 के नीचे 20 के ऊपर 350 आ गए 21, 350, 13 फिगर, हाँ फिर 700 इशू किया तो 1000 में से 700 गए ना, अभी भी इसमें 300 बाकी है 650 हो 20 जाएगा। रुपए की रेट पे, 350 बाकी है 21 के रेट पे। फिर 400 गए, तो पहले इसमें से 300 गए और 300, इसमें से इसमें 100, से 100, 150 ये फिर तो भी खत्म हो बचेगा। गया, ये 250 बचा ना 21 का। हाँ सॉरी 250, फिर रिसीव हुए ना 550 आपको, हाँ वापस से तो सी। 550 ऐड हुए 22 के रेट पे, ये कंप्लीट हो गया। ऐसा माइनस में नहीं जाता है ना कभी? नहीं, इन्वेंट्री कैन नेवर बी नेगेटिव ना बेटा, क्योंकि होगा तो बेचेंगे ना, हाँ अच्छा, अगर हाँ है ही नहीं तो बेचेंगे कैसे। ओके, तो sell something you need to buy first, या hence inventory can never be negative, it can be zero अच्छा, but it cannot be negative. ओके, रियल अकाउंट ना, रियल अकाउंट का मतलब क्या, या तो तेरे पास है या तो तेरे पास नहीं है, नहीं है, हाँ ऐसे। परफेक्ट, तो बाद में कुछ नहीं, इशू रिसीव 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 इशू, तो आई थिंक नॉट अ बिग डील, हाँ यस सर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको डिस्कस करते हैं। हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, हाँ सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग COG कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स, हाँ ये दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स Of goods अवेलेबल sold. फॉर सेल भी होते हैं, अच्छा, है कि नहीं। तो एक और फॉर्मूला कैसे बन सकता है, COGS माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। अभी है ना, जैसे एल्जीब्रा में फॉर्मूला फ्लिप होता है, वैसे यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ डेटा देंगे आप लोगों को वो, तो डेटा के अंदर बोलेंगे ये फाइंड करो, यूजिंग दिस 3 फॉर्मूलास वी कैन फाइंड एनी ऑफ दिस आंसर,
ओके ऐसे मान लो आपको सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक, इसका अमाउंट दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, बोला आपको सीओजीएस फाइंड करो, तो फाइंड कर सकते हैं ना ऐसे। तो मिसिंग फिगर फाइंड करने का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी सम आ सकता है। तो वो मिसिंग फिगर फाइंड करने का इन्वेंट्री का अगर सम है तो वो इसके ऊपर ही बेस्ड होगा। ओके और फिर कभी कभी एक स्टेटमेंट आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, ऐसा आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेल है ना उसका 20% वैल्यू जो है ना दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और कभी कभी ऐसा आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 20% जो है ना वो जीपी है। अच्छा, यहाँ पर है ना हमें एक चीज पता होनी चाहिए जिससे मदद से हम उसको फाइंड करें। आपको बता दो कौन सी। लेट्स अज्यूम 20% ऑन सेल, 20% ऑन समथिंग, इसका मतलब है दिस 20/100, okay, which means 1/5, okay. 50/100 is 1/2. 25/100 is 1/4. 1/4. 33/100 is roughly 1/3. ठीक है। तो ये पैरामीटर दिमाग में बैठा हो, क्योंकि कभी ऐसे भी बोलते हैं 1/5 ऑफ सेल, 20% ऑफ सेल, मतलब 1/5 ऑफ सेल भी होता है। तो 20% is 1/5, 25% is 1/4, 50% is 1/2, 33% is 1/3। अभी एक सिंपल सी चीज मान लो, कॉस्ट दैट इज COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये तो हमें मालूम है। अभी लेट्स अज्यूम आपका सेल 100 है, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट है वो है 20% ऑन सेल, ठीक है। तो अभी 100 का 20% तो हमें मालूम है ना 20 रुपीज। तो बताओ कॉस्ट कितना होगा? 80 कॉस्ट। हाँ 80 कैसे मालूम पड़ा? 100 माइनस 20, यस और नो? यस। अभी है ना देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं 20/100 दिस इज 1/5। अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं 20/80 इट इज 1/4। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ऑन सेल अगर 1/5 है तो ऑन कॉस्ट 1/4 होता है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल विस्तार से, ऑन कॉस्ट ऑन सेल, anything which is 1/2 on cost is 1/3 on sale, anything which is 1/3 on cost is 1/4 on sale, anything which is 1/4 on cost is बोलो ओके 1/5। हाँ 1/5 on sale। तो ये भी याद रखिए, ठीक है। हाँ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन जो मतलब मैंने तो 10th में पढ़ा था, आपके लेवल में पता नहीं वो अभी चीजें रही कि नहीं रही, बट ये बातें काम आती है छोटी छोटी बातों में, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक और मेथड है, वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट, दैट वी कैन सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।